हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं कि आईएएस की सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होती है, क्या क्या उसमें पड़ाव आते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आईएएस आपको पता होगा, अब आप कहेंगे कि इसकी अलग से प्रोसीजर क्या बतानी है। इसकी प्रिलिमिनरी एग्जाम होती है, फाइनल होती है, इंटरव्यू होता है, बस मामला खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इसके अंदर की डिटेल्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर जो है वो आप पूरा उसके मामले में जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं पा सकते हैं। और अगर पूरी इन्फॉर्मेशन न होते हुए अगर आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो फिर वहां पर एग्जामिनेशन आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से इसकी एक इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको हो, इसी पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, यूपीएससी की ये एग्जामिनेशन होती है जिसके लिए तकरीबन 5 से 6 लाख या कई बार तो उससे ज्यादा स्टूडेंट्स भी अपीयर होते हैं। इसके लिए अपनी किस्मत आजमाते हैं, इस एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर वैकेंसीज तकरीबन 796 होती है। और इसके अंदर कुछ जगहें जो है या कुछ वैकेंसीज जो है वो रिजर्व भी रखी जाती है। कुछ डिसेबल्ड लोगों के लिए रखी जाती है, कुछ ऐसे लोगों के लिए रखी जाती है जिनको सुनाई नहीं देता है या सुनने में दिक्कत आती है, या जो लोग जो है वो मोटर स्किल डिफॉर्मिटी के शिकार हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी कुछ पोस्ट वहां पर रिजर्व रखी जाती है। इसके अलावा जो लोग ठीक से देख नहीं पाते हैं या पूरी तरीके से ही नहीं देख पाते हैं, इनके लिए भी पोस्ट जो है वो रिजर्व रखी जाती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है वो यहाँ पर आपको 21 साल से लेकर के 32 साल तक की यहाँ पर रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो भी क्राइटेरिया होंगे, गवर्नमेंट की जो भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसके हिसाब से वहां पर आप जो है वो उसमें रिलैक्सेशन जरूर पा सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 6 बार इसके अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के लोग आते हैं, जो कि ओबीसी में आते हैं, तो उनको जो है वो 9 बार तक का जो है वो प्रावधान किया गया है। और जो एससी एसटी कास्ट में आते हैं उनको जो है वो जब तक वो एज बार नहीं हो जाते हैं तब तक वो अटेम्प्ट दे सकते हैं। फिर उसके लिए कोई भी संख्या नहीं रहेगी, उसके लिए कोई भी एक सेट लिमिट नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये जो पूरी एक प्रोसीजर होती है, इसे कंप्लीट होने के लिए पूरा 1 साल का वक्त लगता है। क्योंकि सबसे पहले तो इसकी वहाँ पर एडवर्टीजमेंट आती है, उसके बाद कैंडिडेट जो हैं वो उसको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। इसके बाद प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होती है, फिर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का रिजल्ट होता है। उसमें जो मेरिट लिस्ट लगती है उसमें जो बच्चे पास कर जाते हैं फिर वो मेंस के एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। फिर मेंस की एग्ज़ाम होती है, फिर मेंस के एग्ज़ाम के रिजल्ट आते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट में देखा जाता है कि कौन से बच्चे पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू राउंड से पहले भी उनकी एक मेडिकल टेस्ट भी करवाई जाती है। उसके बाद उनका पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है। जो बच्चे मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट पाए जाते हैं या जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है, वो लोग अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा देते हैं, तो फिर वो उससे पास हो सकते हैं। फिर जो बच्चे इसमें पास होते हैं वो इंटरव्यू राउंड में जाते हैं। फिर इंटरव्यू राउंड का रिजल्ट आता है और उसके बाद जो बच्चे इंटरव्यू राउंड में पास हो जाते हैं उनको फिर ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। और ट्रेनिंग होने के बाद उनको जो जहाँ भी नियुक्त करना है वहाँ पर उनकी नियुक्ति होती है। तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है, इसको पूरा 1 साल यहाँ पर लग सकता है। तो इसकी जो पूरी शुरुआत होती है वो यहाँ पर जून के महीने में हो जाती है और अगले साल के अप्रैल महीने तक ये पूरी प्रोसीजर जो है वो चलती ही रहती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर नेशनैलिटी का भी एक वहाँ पर क्राइटेरिया ज़रूर रखा गया है। सबसे अव्वल बात तो आप एक इंडियन नेशनल होने चाहिए, यानी कि आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। लेकिन अगर आप नेपाल या भूटान से आए हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, और अगर आप तिब्बत से आए हुए रेफ्यूजीज़ हैं जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया के अंदर आए हुए हैं, तो यहाँ पर चल सकता है। इसके अलावा कुछ देश और इन्होंने जोड़े हैं। तो अगर कोई आदमी इंडियन ओरिजिन का है लेकिन वो बाहर के उन देशों में रहा है लेकिन अब वापस वो इंडिया में आया है, तो वो आदमी भी इस एग्जामिनेशन को देने के लिए ज़रूर क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन कौन से देश हैं ये आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर के देखने पड़ेंगे। तो कुछ देश जो कॉमन है, हमारा पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है।
तो ये देश तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ देश हैं जैसे कि युगांडा वगैरह। तो इसकी एक डिटेल लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आपको यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जाकर के चेक कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एजुकेशनल क्राइटेरिया भी ज़रूर रखा गया है कि जो बच्चे यहाँ पर डिग्री हासिल कर लेते हैं किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, केवल वही बच्चे, वही उम्मीदवार जो है वो यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो पहला पड़ाव होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो 2 घंटे या 120 मिनट की होती है। इसके अंदर जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 ऐसे दो पेपर्स होते हैं। पेपर 1 में 100 सवाल होते हैं और पेपर 2 में 80 सवाल होते हैं। पर पेपर यहाँ पर 200 मार्क बांट दिए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल होती है। तो आपकी हर एक गलत सवाल के लिए आपके जो भी कोई मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं पहले, उनमें से 1/3 मार्क जो है वो कट जाता है। एग्जामिनेशन का मोड यानी कि लैंग्वेजेस जो है वो इंग्लिश और हिंदी होती है। आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इसके लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 33% होंगे और उसका एक कट ऑफ भी ज़रूर वहाँ पर तय किया जाएगा। उतने कट ऑफ जितने मार्क जो है वो कैंडिडेट को होने चाहिए, उससे ज़्यादा होने चाहिए, तभी वो आगे की राउंड में जा सकता है। तो एक बार प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ गया, आप उसके अंदर क्वालिफाई कर गए, तो फिर आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है और एमसीक्यू होती है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। आपने गेम शोज देखे होंगे जिसके अंदर आपको सवाल पूछा जाता है और ABCD ऐसे जो है वो ऑप्शन मिलते हैं, उनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है। तो वैसे ही प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है, इसके अंदर आपको बस ऑप्शन चूज करना होता है। लेकिन मेंस की एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। मेंस की एग्जाम में सारे पेपर्स आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं। यहाँ पर आपको लंबे आंसर्स लिखने हुए होते हैं। तो यहाँ पर 9 पेपर टोटल होते हैं। इनमें से 2 पेपर जो है वो क्वालिफाइंग होते हैं, जो कि लैंग्वेज के पेपर होते हैं। 2 पेपर ऑप्शनल होते हैं। हर एक पेपर जो है वो यहाँ पर 3 घंटे का होता है। तो अब आप कहेंगे कि 2 क्वालिफाइंग पेपर हो गए और 2 ऑप्शनल पेपर हो गए, ये तो 4 ही हो गए, तो बचे हुए 5 कौन सा है? तो बचे हुए 5 पेपर जो है वो ज़रूर कंपलसरी ही आपको होते हैं, लेकिन उनके अंदर के मार्क देखे जाते हैं। लेकिन लैंग्वेज पेपर जो है वो क्वालिफाइंग होते हैं। उनके अंदर अगर कम मार्क आ गए और बाकी के पेपर में अच्छे मार्क आ गए तो आप वहां से वापस जा सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। टोटल मार्क्स जो है वो 250 होंगे, लेकिन जो लैंग्वेज वाले पेपर्स हैं यहाँ पर, उनके पर पेपर मार्क्स 300 होंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो यहाँ पर 1750 होंगे सारे पेपर्स के मिला करके। यहाँ पर अगर मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो 250 मार्क ईच होंगे पेपर 1 से लेकर के पेपर 7th तक, और 275 मार्क जो है वो इंटरव्यू के लिए वो लोग अलग से रखते हैं। और जो लैंग्वेजेस वहाँ पर क्वेश्चन पेपर के अंदर इस्तेमाल की जाती है वो होंगी इंग्लिश और हिंदी। इसके बाद दोस्तों ये एग्जामिनेशन होने के बाद कुछ दिन में इसका रिजल्ट आ जाता है और जो बच्चे इन्होंने सेट किए हुए कट ऑफ मार्क, जितने मार्क है उससे ज़्यादा मार्क लाते हैं, वो फिर पर्सनालिटी इंटरव्यू के लिए जो है सिलेक्ट हो जाते हैं, उनको कॉल आ जाती है। लेकिन अगेन यहाँ पर एक मेडिकल टेस्ट भी जरूर की जाती है और ये मेडिकल टेस्ट जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर कैरी आउट की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में, यानी कि जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको कुछ फैक्टर्स के ऊपर परखा जाएगा। तो उनमें से है मेंटल अलर्टनेस आपका कितना है, क्रिटिकल पावर्स ऑफ असिमिलेशन, क्लियर एंड लॉजिकल exposition, balance of judgment, ability of social cohesion, intellectual and moral integrity, और साथ ही साथ आपके टेक्निकल स्किल्स भी जरूर देखे जाएंगे। और ये जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो आपकी जॉब प्रोफाइल के अनुसार वहां पर देखे जाएंगे। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अगर कोई टेक्निकल स्किल्स चाहिए होंगे तो उससे रिलेटेड भी सवाल जरूर पूछे जाएंगे। और जो चीज़ें अक्सर कही जाती है कि ये इंटरव्यू जो है वो बिल्कुल क्रॉस एग्जामिनेशन जैसा आपको लगता है, तो ऐसा नहीं होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रखने की कोशिश की जाती है और आपके सटल जो आपके पूरे बिहेवियर है, आपके आंसर जो है, उनसे वो लोग जो है वो कुछ ना कुछ वहाँ पर कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप किसी पुलिस इंट्रोग्रेशन में बैठे हुए हैं। तो उतना ज़्यादा सख्त नहीं होता है, लेकिन आपको जवाब देते वक्त ज़रूर सोच समझ करके जवाब देने चाहिए, क्योंकि ये लोग जो होते हैं इन्होंने हज़ारों लाखों इंटरव्यू लिए हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा शार्प लोग होते हैं
और वो आपकी एक गलती भी ज़रूर पकड़ सकते हैं। और हो सकता है कि आपको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूजिंग सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे, मुश्किल सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे, या आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा सकती है, या थोड़ा बहुत प्रेशर डालने की भी कोशिश की जा सकती है, ताकि वो ये देख पाए कि ये आदमी बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर भी अपना मेंटल पीस कैसे बना करके रख सकता है, अपने आप को काम, कंपोज और बैलेंस्ड कैसे बना करके रख सकता है। यही देखने के लिए ये सवाल जो है वो जनरली पूछे जाते हैं। अब इस राउंड के लिए जैसा मैंने कहा कि 275 मार्क होते हैं, तो यहाँ पर कोई सेट कट ऑफ उन्होंने नहीं रखा हुआ है कि इतने मार्क मिलेंगे तो ही हम इसे पास मानेंगे। तो उसके अंदर कोई कट ऑफ नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर जितने अच्छे मार्क मिले उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे मेंस वगैरह भी पास करके आते हैं, मेडिकल भी पास करके आते हैं, उनका कम से कम 50% चांस तो होता ही है कि वो इंटरव्यू राउंड के दौरान सिलेक्ट हो जाए। क्योंकि जो लोग एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सिंसियर हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है, ऐसे ही लोग इन एग्ज़ाम्स को पास कर पाते हैं। तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं वो पास हो करके ही जाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप 2 पहले एग्जामिनेशन पास करते हैं। और फिर दोस्तों फाइनली जब इंटरव्यू राउंड भी ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू राउंड के भी पूरे रिजल्ट आ जाते हैं और एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाती है, जिसके अंदर सारी चीज़ों का विचार किया जाता है कि इनको मेंस की एग्ज़ाम में कितने मिले हैं, ये मेडिकली फिट है या नहीं, और इंटरव्यू के दौरान कितने मार्क्स इनको मिले हैं। उसके हिसाब से वहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाती है, और जिन लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में होता है फिर उनको ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर उनको जो है वो जहाँ पर भी इनको नियुक्त करना है वहाँ पर उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। तो दोस्तों ये एक पूरी प्रोसीजर होती है आईएएस के सिलेक्शन की। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिए।